अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय इतिहास लेखन, भारतीय परंपरा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने देखा है तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। आ जाइए आप पेज नंबर 10 पे। हेडिंग है यहाँ पे भारतीय इतिहास लेखन विविध सैद्धांतिक प्रणालियाँ। इसमें 3 प्रकार दिया गया है। पहला है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, दूसरा है प्राच्यवादी इतिहास लेखन और तीसरा है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। ये तीनों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या होता है। आप पहले समझ लो कि उपनिवेशवादी होता क्या है। जब किसी दूसरे देश के लोग किसी दूसरे देश में आके वहाँ का इतिहास लिखते हैं तो उसे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझो आप। जब किसी दूसरे देश के लोग किसी दूसरे देश में आके इतिहास लिखते हैं तो उसे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। अभी भारत को ले लो तो भारत में इतिहास शुरुआत में किसने लिखा? अंग्रेजों ने लिखा। अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। ब्रिटिश के लोग भारत आए और भारत में आने के बाद भारत का वो लोगों ने क्या किया? इतिहास लिखा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। क्लियर हुआ? अब मैं पढ़ पढ़ के आपको समझाता हूँ, समझते चलो। आपको क्या करना है? आपको सामने किताब रखना है और पेंसिल रखना है। जो इंपॉर्टेंट बातें रहेगी मैं बताऊंगा, आप अंडरलाइन करते चलना। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करने वाले प्रारंभिक इतिहासकारों में प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का अंतर्भाव था। यानी कि शुरुआती में बात करें तो भारत का इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेज अधिकारियों को जाता है और ईसाई धर्म प्रचारकों को जाता है। शुरुआती में अंग्रेजों ने और ईसाइयों ने भारत का इतिहास लिखा। मैंने क्या कहा? जब दूसरे देश के लोग आके किसी देश में आके वहाँ का इतिहास लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। भारत में अंग्रेज आए, भारत का इतिहास लिखा। ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आए, भारत का इतिहास लिखे, तो इसे क्या कहा जाता है? उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। तो भारत का इतिहास शुरुआती में किसने लिखा? अंग्रेजी अधिकारियों ने लिखा और ईसाई धर्म प्रचारकों ने लिखा। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। भारतीय संस्कृति गौड़ अथवा द्वयम श्रेणी की है। भारतीय संस्कृति गौड़ अथवा द्वयम श्रेणी की बताई जा रही है क्योंकि भारत के लोगों ने शुरुआती में भारत का इतिहास नहीं लिखा, इसलिए इसको द्वयम श्रेणी यानी दूसरे नंबर पे बताई जा रही है। शुरुआती में तो किसी दूसरे देश के लोगों ने आके यहाँ का इतिहास लिखा। क्लियर हुआ? इसे क्या कहा जा रहा है? द्वयम श्रेणी का कहा जा रहा है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह दोष का प्रतिबिंब उनमें से कुछ इतिहासकारों के लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पूर्वाग्रह दोष यानी कि जो दूसरे देश के लोग आके यहाँ पे जब इतिहास लिखा तो ऐसी जरूरी नहीं कि भारत के बारे में उन्हें सारी सच्चाई लिख दी। बहुत सारे उन्होंने बातों को उन्होंने अच्छे से बिना जांच पड़ताल किए वो लोगों ने लिख डाला। इसलिए हमें उनके इतिहास लेखन में क्या देखने को मिलता है? पूर्वाग्रह दोष मिलता है। पूर्वाग्रह यानी कि सभी बातों का समावेश उन्होंने अपने लेखन में नहीं किया या कागजातों का सही तरीके से वो लोगों ने पड़ताल नहीं किया। बिना पड़ताल किए वो लोगों ने इतिहास लिख डाला। क्यों भाई लिखेंगे? अच्छी बात है, लिखेंगे, क्योंकि हम दूसरे देश के रहने वाले हैं। अगर दूसरे देश के बारे में लिख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी लिख डालो। क्लियर हुआ? उनके लेखन में पूर्वाग्रह दोष मिलता है, यानी कि त्रुटियां पाई जाती हैं, गलत चीजें पाई जाती हैं, इसीलिए सब सही लिख दिया। आगे समझो। उनके इतिहास लेखन का उपयोग उपनिवेशवादी अंग्रेजी सत्ता के समर्थन हेतु किया गया। भारत में अंग्रेजों का कब्जा था तो वो लोगों ने अपने बारे में तारीफ लिखा, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी। अंग्रेज ये किया, अंग्रेजों की, अंग्रेज ने ऐसा किया। समझ में आ गया? अपने बारे में अच्छी बातें लिखी और भारत के बारे में बहुत ही अच्छी नहीं लिखी, त्रुटियां लिखी, गलतियां लिखी। ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, इसे वो लोगों ने बताया। आगे समझो। 1922 से 1937 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुए, अंडरलाइन करना है आपको, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक किताब लिखा गया। एक उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का किताब है, याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का किताब है। इसे 5 अलग अलग
प्रकार में या अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया, खंड में पब्लिश किया गया, लिखा गया। समझ में आ गया? इसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जीवित उदाहरण हैं। तो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इसे 5 अलग अलग पार्ट में पब्लिश किया गया, जो कि एक उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का एक उदाहरण है। यानी कि अंग्रेजों ने अपने बारे में अच्छाई लिखी और भारत के बारे में अच्छाई नहीं लिखी। जब दूसरे देश के लोग आके किसी देश के बारे में इतिहास लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। क्लियर हुआ? एक पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं प्राच्यवादी इतिहास लेखन। प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है? ये है यूरोप और ये है एशिया। भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। समझ में आ गया? अगर आप मानचित्र पे देखोगे तो यूरोप और एशिया एक साथ जुड़ा हुआ है। यूरोप के लोग भारत या एशिया में जितने भी देश हैं, एशिया के बारे में लिखना चाहते थे। अब मैं पढ़ता हूं, अब समझो, फिर समझाता हूं, ठीक है। यूरोप के अध्येताओं में पूर्व की संस्कृति और देशों के प्रति कुतूहल उत्पन्न हुआ। जो यूरोप के लोग रहते थे, ये यूरोप है और ये एशिया है। यूरोप के लोग जो थे एशिया के बारे में जानना चाहते थे और एशिया के बारे में लिखना चाहते थे। यूरोप के लोग एशिया के बारे में, यहाँ पे लिखा है, यूरोप के अध्येताओं में, जो अध्येता थे, जो इतिहासकार थे, पूर्व की संस्कृति, यानी कि ये जो एशिया है किधर है, यूरोप से पूर्व की तरफ है। समझ में आ गया? पूर्व की संस्कृति और देशों के प्रति कौतूहल उत्पन्न हुआ। जो यूरोप के लोग थे वो एशिया में जितने भी देश हैं उनके बारे में वो जानना चाहते थे और लिखना चाहते थे, यूरोप के लोग। समझा? आगे समझो। उन अध्येताओं में, अध्येताओं मतलब इतिहासकार में कुछ अध्येता ऐसे थे जिनमें पूर्व के देशों और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था। अभी जो यूरोप के लोग थे वो एशिया के देशों में, यानी कि पूर्व के देशों के तरफ उनका सम्मान था, इज्जत करते थे। जो भी वेशभूषा था सम्मान करते थे। यानी जो भारत देश है, भारत देश का जो वेशभूषा है, जो संस्कृति है, बड़ा ही इज्जत करते थे, बड़ा तारीफ करते थे, बड़ा प्रशंसा करते थे। एक तरफ से हम कह सकते थे उनको बड़ा प्यार था संस्कृति पे, संस्कृति, भारत की संस्कृति पे, भारत के वेशभूषा पे बड़ा आदर था, बड़ा सम्मान था। समझ में आ गया? किसको? जो यूरोप के लोग थे उनको। उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है। यूरोप के जो लोग थे उन्हें पूर्व के देशों के तरफ बड़ा प्रशंसा था, सम्मान था, संस्कृति के प्रति प्यार था। ऐसे लेखन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राच्यवादी। जब मान लेते हैं, एक उदाहरण से समझो, मान लेते हैं कि आप भारत में रहते हो, आपको किसी देश के प्रति लगाव है, तो उस देश के बारे में आप कभी गलत नहीं लिखोगे। समझ में आ गया? तो आप उस देश के बारे में जो भी बातें लिखोगे सही सही लिखोगे। तो इसे क्या कहा जाता है? प्राच्यवादी इतिहास लेखन। क्यों? क्योंकि आपको उस देश के प्रति लगाव है, तो उस देश के बारे में आप गलत नहीं लिखोगे। ठीक वैसे ही यूरोप के लोग जो पूर्व के तरफ देश थे, उनके उस देशों के बारे में उनका प्यार था, सम्मान था, लगाव था, इज्जत करते थे, प्रशंसा करते थे, आदर करते थे। इन्हीं लेखनों को या उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राच्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं। क्लियर हुआ? समझते चलो। प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं का समान धर्मिता का अध्ययन किया। अभी जो प्राच्यवादी अध्येता थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने संस्कृत को अंडरलाइन करो, और यूरोपीय भाषाओं का समान धर्मिता का अध्ययन किया। जैसे यूरोप के लोग अपने भाषा का सम्मान करते थे, ठीक उसी प्रकार वो लोगों ने संस्कृत भाषा का भी सम्मान किया। एक समान दोनों को लिखा। क्लियर? आगे समझो। प्राच्यवादी विद्वानों का बल वैदिक, वाङ्मय और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पर था। अभी जो प्राच्यवादी इतिहासकार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक वाङ्मय यानी कि जो भारत का वेद है, वेद कैसे संस्कृत में होता है, उसके बारे में वो पढ़ना चाहते थे, समझना चाहते थे और लिखना चाहते थे। समझ में आ गया? तो वो लोगों ने संस्कृत साहित्य का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया, संस्कृत के ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों ने पढ़ाई की है। कौन? प्राच्यवादी इतिहासकार। क्लियर हुआ? समझते चलो। इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा थी। जब यहाँ पे भाषाओं की खोज हुई, इतिहास लिखा जाने लगा, तो इतिहास लिखते समय यह पता चला कि जो सबसे
पुरानी या सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, जिसे यहाँ पे लिखा गया इंडो यूरोपीय भाषा। समझ में आ गया? इंडो यूरोपीय यानी इंडिया और यूरोप की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा रही है, सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, माता कही जाती है, मदर कही जाती है। क्लियर? आगे समझो। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कोलकाता में, विलियम जोन्स को अंडरलाइन करना है, विलियम जोन्स ने कोलकाता में, विलियम जोन्स जो थे वो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाई। विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाई और इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वाड्मय और इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त हुई। तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस लिए की गई? ताकि हम लोग संस्कृत का अच्छे से अध्ययन कर सकें, उसके बारे में गहराई से समझ सकें और भारत का इतिहास को लिख सकें। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसलिए की गई ताकि भारत की संस्कृति की खोज की जा सके, भारत की जो संस्कृति में किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में अच्छे से समझा जा सके, उसके बारे में लिखा जा सके। इसलिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। कब की गई? 1784 में। किसने किया? विलियम जोन्स ने। कहां पे? कोलकाता में। क्लियर? आगे समझो। प्राच्यवादी अध्येताओं में जर्मन अध्येता फ्रेडरिक मैक्समूलर का प्रमुख रूप से उल्लेख करना चाहिए। अभी जितने भी प्राच्यवादी इतिहासकार थे उसमें से जर्मन के रहने वाले जो फ्रेडरिक मैक्समूलर थे वो काफी, उनका जो इज्जत है काफी ऊपर तक था। समझ में आ गया? उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? आइए समझते हैं। उनकी दृष्टि से संस्कृत भाषा इंडो यूरोपीय भाषा समूह में अति प्राचीन भाषा शाखा थी। फ्रेडरिक मैक्समूलर बताते हैं जो संस्कृत भाषा रही है वो इंडो यानी इंडिया यूरोप की सबसे पुरानी भाषा रही है। फ्रेडरिक मैक्समूलर ने जब खोज किया, खोज करने से मालूम पड़ा कि भैया जो अपना संस्कृत है वो सबसे पुरानी भाषा रही है। क्लियर हुआ? आगे समझो। मैक्समूलर को संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। मैक्समूलर जो थे संस्कृत साहित्य ज़्यादा पढ़ना चाहते थे। साहित्य मतलब किताब होता है, जो संस्कृत की किताबें थी वो ज़्यादा पढ़ते थे उसको। उसने संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हितोपदेश को अंडरलाइन करो। एक हितोपदेश एक संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है जिसको फ्रेडरिक मैक्समूलर ने उसका जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। समझ में आ गया? हितोपदेश जो किताब है संस्कृत में लिखी गई है, फ्रेडरिक मैक्समूलर ने उसे जर्मन भाषा में लिख दिया ताकि जर्मन के लोग उसे पढ़ के समझ पाए। अंडरलाइन कर लेना। हितोपदेश किसने लिखा है? फ्रेडरिक मैक्समूलर ने। हितोपदेश जो था संस्कृत ग्रंथ था, किसमें अनुवाद किया गया? जर्मन भाषा में। साथ ही उसने द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, एक किताब और लिखा उन्होंने, द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। अंडरलाइन कर लेना। फ्रेडरिक मैक्समूलर का दूसरा किताब क्या है? द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। इस नाम से 50 खंडों का संपादन किया उन्होंने। द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट किताब को 50 पार्ट में लिखा। कितनी अच्छी बात है, यानी कितनी किताबें लिख डाली उन्होंने। क्लियर हुआ? किसने लिखा? फ्रेडरिक मैक्समूलर ने। उसने ऋग्वेद का संकलन करने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया? ऋग्वेद का अच्छे से पढ़ाई किया और उसका भी अनुवाद करने का, ट्रांसलेट करने का काम किया। वे 6 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने क्या किया? ऋग्वेद को भी लिखा जिसे 6 अलग अलग पार्ट में प्रकाशित किया गया। उसने ऋग्वेद का ग्रंथ जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने क्या किया? फ्रेडरिक मैक्समूलर ने ऋग्वेद को भी जर्मन भाषा में लिख डाला ताकि ऋग्वेद को लोग समझ पाए। तो ये था प्राच्यवादी इतिहास लेखन। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखते हैं। अब होता है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। पहले राष्ट्रवादी होता क्या है आप इसको समझ लो। राष्ट्र का मतलब होता है देश। आप भारत में रहते हैं, जब आप अपने देश के बारे में इतिहास लिखने लगोगे तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। यानी कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बारे में अगर हम इतिहास लिखते हैं उसी को कहा जाता है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। क्लियर हुआ? पढ़ता हूं, समझाता हूं, समझते चलो। 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के
प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव और भारतीयों के सम्मान को जागृत करने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। बात है 19वीं और 20वीं शताब्दी की। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में, यानी कि अंग्रेजों के स्कूल में जो लोग पढ़े लिखे थे, वो लोगों ने क्या किया, भारत के रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है उनको भारत से प्रेम रहेगा, इज्जत रहेगा, सम्मान रहेगा। भले ही वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हों या अंग्रेजों के साथ पढ़े हों, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज भारत के बारे में लिख रहे हो कहीं ना कहीं गलत लिख रहे हैं, हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए। इसी को कहा गया है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। हम भारत में रहते हो तो हम अपनी जब इतिहास लिखेंगे तो इसी को कहते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। यानी अंग्रेजों के साथ जो लोग पढ़ाई लिखाई किए थे वो लोगों ने क्या किया, भारत के बारे में इतिहास लिखने की शुरुआत कर दिया, क्योंकि उनको भारत के प्रति प्रेम था। उनके लेखन को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। समझ में आ गया? जब हम अपने देश की खुद इतिहास लिखेंगे तो इसी को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। आगे समझो। महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को विष्णु शास्त्री, अंडरलाइन करो, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से प्रेरणा प्राप्त हुई। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हुई, तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर महाराज जो थे उन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लिखा, तो उनको देखने के बाद काफी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ? समझते चलो। उन्होंने भारत के प्रति पूर्वाग्रह दूषित होकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का विरोध किया। विष्णु शास्त्री साहब ने क्या किया, जो भी अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखा था उसका विरोध किया, जो उन्होंने गलत लिखा था उसका विरोध किया। भाई जो गलत है तो गलत ही होता है। तो जब बाद में मालूम पड़ा कि अंग्रेजों ने हमारे बारे में गलत लिखा है, तो फिर यहाँ से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की शुरुआत हो गई। हमने अपना इतिहास लिखना शुरू किया क्योंकि हमें सच्चाई मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पे विष्णु शास्त्री साहब ने अंग्रेजों ने जो गलत चीजें लिखा था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वाले इतिहासकारों में भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग खोजने का प्रयास किया। तो भारत के लोगों ने इसे क्या कहा, स्वर्णिम युग कहा। स्वर्णिम युग यानी सोने का युग कहा जाने लगा, क्योंकि अब हम अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिया। इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग, सोने का युग या सुनहरा युग कहा जाता है। ऐसा करते समय कभी कभी ऐतिहासिक तथ्यों और यथार्थों की विश्लेषणात्मक छानबीन करने की ओर अपेक्षा की गई। जब हमने इतिहास लिखना शुरू किया तो हमने ऐतिहासिक तथ्यों को या यथार्थ यानी सही जो चीजें हैं उसका क्या किया, विश्लेषणात्मक यानी सही तरीके से उसका छानबीन किया। वैज्ञानिक पद्धति से उन कागजातों को खोज करके फिर हमने इतिहास लिखा। हमने गलत नहीं लिखा, हमने इतिहास लिखते समय जो भी कागजात हैं उनका सही से पड़ताल करके तभी हमने इतिहास लिखा। क्लियर? आगे समझो। ऐसा अपेक्ष भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वालों पर किया गया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ऐसे ही नहीं लिखा गया, कल्पनाओं के आधार पर नहीं लिखा गया, कागजातों की पड़ताल करके ही लिखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, महादेव, गोविंद रांडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो ये सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम हैं, आप देख लेना। ये लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवादी इतिहास लिखा। क्लियर हुआ? आगे समझो। फिर आता है वीका रजवाड़े इतिहास लेखन, भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति, व्याकरण जैसे कई विषयों पर मौलिक अनुसंधान कार्य करने वाले और मराठी भाषा में लेखन करने वाले इतिहासकार के रूप में परिचित हैं। तो यहाँ पे नाम आता है वीका रजवाड़े। वीका रजवाड़े ने क्या किया, इतिहास लिखा। क्या क्या लिखा, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का मतलब क्या होता है, व्याकरण के बारे में लिखा इन्होंने। भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई, व्युत्पत्ति यानी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनके बारे में इन्होंने लिखा वीका रजवाड़े ने। व्याकरण लिखा, जैसे कई विषयों पे उन्होंने क्या किया, खोज किया और मराठी भाषा में लेखन करते थे, यानी कि मराठी भाषा में लिखते थे। कौन, वीका रजवाड़े साहब। क्लियर हुआ? हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए, इस बात पर उन्होंने समर्थन किया। वीका रजवाड़े कहते हैं हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए, इसीलिए इन्होंने क्या किया, मराठी में इतिहास लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने किताब लिखा, किताब का नाम है, अंडरलाइन कर लेना, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। किताब का क्या नाम है, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। लिखा किसने है, वीका रजवाड़े ने लिखा है। हिंदी में इसे कहते हैं मराठों के इतिहास के साधन।
इन्होंने इसे 22 खंडों में संपादन किया, 22 अलग अलग खंडों में यानी कि पार्टों में उन्होंने इस किताब को लिखा। किताब का नाम क्या है? मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। लिखा किसने? वीका रजवाड़े। वीका रजवाड़े को अंडरलाइन करो, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने को अंडरलाइन करो। क्लियर हुआ? उन खंडों के लिए लिखी हुई प्रस्तावनाएं बहुत ही अध्ययनपूर्ण है। इन्होंने जो किताब में लिखा है बहुत ही पढ़ने लायक है, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। उनके मतानुसार इतिहास से तात्पर्य भूतकालीन समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवन दर्शन है। ये कहते हैं कि इतिहास में हमें भूतकाल की सर्वांगीण यानी सभी प्रकार की जानकारी मिलती है, यानी हम भूतकाल का दर्शन कर सकते हैं या भूतकाल को समझ सकते हैं इतिहास पढ़ने के बाद। केवल ये कहते हैं कि केवल राजनीतिक गतिविधियां, सत्ता को उलट पलट देने के लिए षड्यंत्र, युद्ध, ये सारी चीजें इतिहास नहीं की जाती। इतिहास में ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा जाता है? राजनीतिक के बारे में, राजाओं के बारे में, सत्ता उलट पलट देने वाली बातें लिखी जाती है, षड्यंत्र लिखा जाता है, कूटनीति लिखी जाती है, युद्ध लिखनी जाती है। तो ये कहते हैं इतिहास में सभी बातों का समावेश होना चाहिए। वहाँ का समाज कैसा था, लोग कैसे थे, रीति रिवाज क्या होती थी, ये सभी बातों का समावेश होना चाहिए इतिहास में। क्लियर हुआ? आगे समझो। वास्तविक और मूल कागजातों, पत्रों और दस्तावेजों के सही आधार पर इतिहास लिखा जाना चाहिए, इसके प्रति वे आग्रही थे। यहाँ पे वीका रजवाड़े कहते हैं कि जब भी हम इतिहास लिखते हैं वास्तविक यानी सही बातें लिखना चाहिए, कागजातों और पत्रों का या जो भी दस्तावेज है उनका सही से निरीक्षण करके, छानबीन करके तभी हमें इतिहास लिखना चाहिए। आगे समझो। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारतीय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्रता युद्ध को प्रेरणा देने हेतु किया गया। अच्छा, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्यों किया गया? ताकि उस समय युद्ध चल रहा था, अंग्रेज को भगाओ, अंग्रेजों से आज़ादी पाओ, तो इसलिए हमने अपना इतिहास लिखा। जब हम अपना इतिहास लिखेंगे तो जो भारत की जनता है या भारत के लोग हैं उनको समझ में आएगा कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तब क्या करेंगे? उनके मन में भी एक जिज्ञासा आएगा, चलो हम अंग्रेजों से युद्ध करते हैं और अंग्रेजों को भगाते हैं। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किस लिए लिखा गया? अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्रता युद्ध को प्रेरणा देने, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और अंग्रेजों को भगाने की लोग कोशिश करें। उनमें स्वातंत्र वीर वीदा सावरकर द्वारा लिखित बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। किसने लिखा? स्वातंत्र वीर सावरकर साहब ने एक किताब लिखा, अंडरलाइन करो, स्वातंत्र वीर सावरकर। किताब का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अंडरलाइन करो, किताब का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कब लिखा गया था? 1857 में। इस किताब का दूसरा नाम है स्वतंत्रता समर। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता समर। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लिखा किसने? स्वातंत्र वीर सावरकर। एक कौन सा किताब है? ये है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। समझ में आ गया? तो एक किताब क्यों लिखा गया? ताकि अंग्रेजों को लोग भगाएं। जब अपना राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लिखा जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि हमारा इतिहास बहुत ही अच्छा है। क्लियर हुआ? आगे समझो। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव के फलस्वरूप प्रादेशिक इतिहास लिखने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। राष्ट्रवादी इतिहास लिखने के बाद में यहाँ पे प्रादेशिक इतिहास भी लिखा जाने लगा। प्रादेशिक इतिहास क्या होता है? जैसे महाराष्ट्र का इतिहास, मराठी इतिहास, गुजरात का इतिहास, जितने भी राज्य हैं लोगों ने अपना अपना इतिहास, प्रदेश का, एक छोटे से राज्य का इतिहास लिखा जाने लगा, तो उसे प्रादेशिक इतिहास, बाद में प्रादेशिक इतिहास भी लिखा जाने लगा। दक्षिण भारत की भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास की ओर इतिहासकारों का ध्यान खींचा गया। दक्षिण भारत में बहुत सारे इतिहास हैं, वहाँ के लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया। तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इस चैप्टर को मैंने पढ़ाने के लिए पार्ट 3 में वीडियो बनाया, तो पार्ट 2 था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।